ओके, किसी कुछ पूछना है या आगे बढ़ाऊं गाड़ी? चल, अब थोड़ी सी बात करते हैं कंडीशन फॉर कंटिन्यूअस नाइट की। क्या मतलब है इस बात का? वो बॉडी जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। अब ये वाला जो हमारा ऑब्जर्वर था, इसका ये रैशनल था, अब बॉडी हुज डेक्लिनेशन इज, इससे हल्की सी ज्यादा, वो क्या मूव करेगी ऐसे, वो तो हमेशा होराइजन के नीचे रहने वाली है। 24 आवर्स दिस बॉडी विल बी बिलो रैशनल होराइजन ऑफ दिस ऑब्जर्वर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बॉडी विल बी कंटिन्यूअस नाइट। तो इसके लिए क्या है, लैटिट्यूड एंड डेक्लिनेशन ऑपोजिट नेम। ऑपोजिट कैसे? क्योंकि अब हमने डेक्लिनेशन साउथ में लिया है, ऑब्जर्वर नॉर्थ में है। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, और इस एंगल से हल्का सा बड़ा होना चाहिए। सो 90 माइनस थीटा, सॉरी, डेक्लिनेशन शुड बी ग्रेटर देन 90 माइनस थीटा प्लस डेक्लिनेशन greater than 90. Theta is what? Latitude plus declination greater than 90. ठीक है। तो दिस इज दी अंडरस्टैंडिंग। इसमें भी ग्रेटर देन आता है, कई लोग उल्टा कर देते हैं दिमाग कभी कभी। जस्ट फॉर की ये डिफरेंट है, इसमें भी ग्रेटर का साइन है और पहले वाले में भी ग्रेटर का साइन था। नोट डाउन करो, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो। जो लोग सो रहे हैं वो सोते रहेंगे। सर यहाँ मोर देन इक्वल टू नहीं आएगा ना? नहीं, यहाँ पे मोर देन इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि वो हमने इक्वल टू उस पे ले लिया है। और रैशनल होराइजन पे जब बॉडी होती है तो हम उसको ऐसा मानते हैं कि वो दिखाई देती है। इसमें हमें दिखाना था कि नहीं दिखती है, तो वी हैव टू टेक अ कंडीशन व्हिच इज नॉट ऑन रैशनल होराइजन बट एग्जैक्टली बिलो रैशनल होराइजन। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन ग्रेटर। ओके सर। हाँ जी, हो गया सबका? आगे बढ़ाऊं स्टोरी? यस सर। समझ में भी आ रहा है कि नहीं? यस सर। आ रहा है, ये खाली मैं टाइम पास कर रहा हूँ? नहीं सर, आ रहा है एकदम अच्छे से। बहुत अच्छे आ सर। ठीक। और डायग्राम मिल गया, चलो कोई बात नहीं। इस डायग्राम को लेकर ही मुझे बात समझानी थी तो नया बनाए थे। अब थोड़े से एस्पेक्ट ना इस रैशनल होराइजन के डायग्राम के और समझते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर टर्म्स इन दिस। वही डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ। This is xm, this is x dash m, this is z, this is q, this is x dash m. कोई बताएगा मुझे n को क्या कहते हैं? What is this? अपर मेरिडियन एल्टीट्यूड, ट्रू ऑल्टीट्यूड एट। सब लोगों को समझ में आई ये बात है ना? सिमिलरली n x dash m को क्या कहेंगे? लोअर मेरिडियन एल्टीट्यूड, ट्रू ऑल्टीट्यूड एट लोअर मेरिडियन। ठीक है ना? ऑलवेज रिमेंबर pxm is always equal to px dash m because this is the radius of the declination circle of the body. क्या ये बात सही है? यस है ना? एक और चीज बताया था, तो तुम्हारे को समझ में आ रही होगी बट फिर भी मैं आपकी तरफ से बता देता हूँ। xm टू x dash m, ये क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कल। क्या ये बात भी सही है? यस सर। है ना? ठीक। एक और चीज इसमें दिखाना चाहता हूं मैं, ये जब हमारी बॉडी अपर मेरिडियन पे थी तब भी बॉडी का एजिमथ नॉर्थर्ली था इस डायग्राम पे, और जब हमारी बॉडी
इंफीरियर मेरिडियन पे, मेरिडियन पैसेज पे थी, तब भी बॉडी का एजिमथ नॉर्थर्ली था। क्या ये बात सही है? एजिमथ नॉर्थ सही है कि नहीं? हेलो, यस सर, सही है। ओके, अगर ये सही है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं इस डायग्राम के हिसाब से, और चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ZQ इज ऑलवेज इक्वल टू लैटिट्यूड इज इक्वल टू NP। क्या ये बात सही है? यस सर। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, देखो जरा डायग्राम में, सिमिलरली डेक्लिनेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 90 माइनस PXM और इक्वल टू 90 माइनस PX-M। क्या ये बात भी सही है? सर 90 माइनस PXM होगा, PX-M कैसे? हाँ, यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है। अच्छी बात मैंने पूछ ली भाई। इसके लिए थोड़ी सी इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। यू नीड टू इमेजिन अ बिट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। बेटा देख, तेरे पास बॉल है। सर अभी तो नहीं है फिलहाल। देख, मैंने BALL की बात करी है। मेरी बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें पहले भी कहा था, आई थिंक जब तुम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट की थी, आई टोल्ड यू गाइस कि 10 रुपए खर्च कर लो। याद आ रहा है? सर आप बीमार पड़ गए, उसके बाद किसी ने बॉल नहीं खरीदी सर। जल्दी दी। अरे यार कोई बात नहीं, देख ध्यान से। सर ले लेंगे, आज देख, ले ये लेंगे। पोल है ना, ये पोल है, हमेशा रहेगा पोल। यस सर। है ना? अब मान लेते हैं मैं कोई भी, सपोज इसको आई डोंट नो कैसे समझाऊं यार, इसको सेंटर मानूं। दिख रहा है कि नहीं? आई डोंट नो, एक मिनट रुक यार, तेरी बात को समझाने के लिए मुझे कुछ टूल्स समझने पड़ेंगे। मेरे पास इस वक्त है या नहीं? एक मिनट, कुछ ना कुछ तेरे को जुगाड़ करना पड़ेगा तेरे को समझाने के लिए। तेरे को ये बात क्यों नहीं समझ में आई, इसके लिए लगाना पड़ेगा कुछ। समझ बात, ये हमारी बॉल है, यानी कि अर्थ मान लेता हूँ, है ना, और ये सेंटर है पोल, ठीक है ना। तो अगर मेरा कोई भी बॉडी है, ये मेरे पास प्रकार है, प्रकार, कोई भी बॉडी है, उसका अगर मैं डेक्लिनेशन मान ले 10 डिग्री कोई डेक्लिनेशन किसी बॉडी का है, तो पोलर डिस्टेंस उसका कितना होगा बता मुझे। a body having declination as 10 degree, what is the polar distance of that body? I don't know, तो दिख रहा है कि नहीं? 80 वाले का मैं अगर सर्कल बनाऊं तो मुझे प्रकार को और खोलना पड़ेगा, और मोटा मोटी मैं बात करूं तो वो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। यस सर। दिख रहा है तेरे को, है ना, 80 वाले का। अब अगर यही मैं कहूं जिसकी डेक्लिनेशन है 60 फॉर एग्जांपल, उसके पोलर डिस्टेंस कितना होगा सर? 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पे सेंटर पे 30 डिग्री का एक कोण बना सकता हूँ, सर्कल। 30 डिग्री का सर्कल बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा मोटा मोटी। यस सर। समझ में आ रही है? ये 30 डिग्री मैंने कैसे बनाया? पोलर डिस्टेंस से, हाँ या ना? हाँ सर। मैंने सर्कल बनाया पोलर डिस्टेंस से, मैंने सर्कल डेक्लिनेशन से नहीं बनाया। क्या ये बात सही है? हाँ जी सर। तो ये सर्कल बना हमारा डेक्लिनेशन सर्कल, सही है। अब ध्यान से देख, अब मान ले मेरा ऑब्जर्वर, बिंदी कहाँ गई? ये रहा मेरा ऑब्जर्वर। मान ले ये मेरा ये सर्कल है, ये मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पर है। समझ गया सर, समझ गया, समझ गया। समझ गए? यस सर। ओके सर, समझ गया सर। ठीक है, वेरी गुड। इसीलिए कहा था बॉल ले लो, 10 रुपए खर्चे नहीं तुम लोगों ने, खर्चे जरूरी थे, वो बहुत जरूरी थे। अभी भी ले लेना, मेरी बात याद रखना। ये मत सोचना कि हाँ हमें समझ में आ गया अब 10 रुपए खर्चे की जरूरत नहीं है। अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम पढ़ने बैठोगे, जब भी छोटे से छोटा भी डाउट आएगा, बॉल अगर तुम्हारे पास होगी, इट विल बी वेरी कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। So please spend 10 rupees now also, no issues। 10 रुपए की बॉल है यार। और मैं तो बताऊं, ये बॉल जब से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ ना, तब से मैं ये यूज कर रहा हूँ। यानी तकरीबन 1.5 साल के आसपास हो गया मेरे को ऑनलाइन पढ़ाते हुए, और मेरे 10 रुपए 1.5 साल चल गए। देख, सोच के देख कितना सस्ता इन्वेस्टमेंट है ना। तो इट्स वेरी सिंपल, इजी। चलो मैं क्या बता रहा था, हाँ, अब मेरी थ्योरी खत्म हो गई है इसकी सारी। जो मेरे पास सर्कमपोलर की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मैंने समझा दी, कंडीशन डिराइव करना सिखा दिया, काफी सारे फंडामेंटल नेविगेशन के उसी कॉन्सेप्ट से आते हैं। शायद मेरी बात समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो जो डायग्राम मैंने बनाया था उसी से ही इमेजिनेशन करना। सारी जो बॉडीज में घूमती है, क्यों घूमती है, कैसे घूमती है, कब दिखती है, कैसे नहीं दिखती, सारे फंडामेंटल वहीं से आते हैं। एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज द न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कमपोलर। उस न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट की जो थ्योरी है वो ये है। क्या सब लोगों को समझ में आई? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब चलते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल करते हैं। दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ सर्कमपोलर। ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, इस क्वेश्चन को लिखें और सॉल्व करें। इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? रिमेंबर दैट,
जैसा मैंने अभी इस बच्चे को समझाया था बॉल के ऊपर, हमारा सारा गेम है डेक्लिनेशन सर्कल बनाने का। और डेक्लिनेशन सर्कल बनाने के लिए या सर्कल बनाने के लिए हमारे को दो चीज चाहिए होती है, एक होता है सेंटर और एक होता है रेडियस। तो सेंटर इज ऑलवेज पोल एंड रेडियस इज ऑलवेज 90 माइनस डेक्लिनेशन। सो द की फंडा फॉर ऑल these numericals to solve is change declination into polar distance. The first step you will do is, जैसे ही मालूम पड़ा कि क्वेश्चन सर्कम पोलर का है, वैसे ही हम डेक्लिनेशन को पोलर डिस्टेंस में चेंज कर लेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? सर एक बार धीमे हैं? सर एक बार धीमे बोलिएगा। भाई मेरे हिसाब से तो मैं धीरे ही बोल रहा था, बढ़िया आप तो और धीमे बोल देता हूँ, है ना। मैं ये कह रहा था बेटा कि कोई भी सर्कल बनाने के लिए हमारे को दो चीजों की जरूरत होती है, ऑफ कोर्स प्रकार और पेंसिल के अलावा। वो इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो है, मुझे सेंटर पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ से सर्कल बनाना है और सर्कल का रेडियस क्या रखना है, मेरे को ये पता होना चाहिए। सो इन सर्कमपोलर न्यूमेरिकल में भी हम एक सर्कल ही बनाना चाह रहे हैं। सर्कल किसका? डेक्लिनेशन सर्कल ऑफ द बॉडी। वो डेक्लिनेशन सर्कल ऑफ द बॉडी बनाने के लिए जो सेंटर होता है वो हमेशा एलिवेटेड पोल होता है, और जो रेडियस होता है उसका वो हमेशा 90 माइनस डेक्लिनेशन यानी पोलर डिस्टेंस ही उसका रेडियस होता है। सो हर सर्कमपोलर न्यूमेरिकल में पहला काम आप लोग ये करेंगे कि डेक्लिनेशन को पोलर डिस्टेंस में चेंज करेंगे। अब सही है बेटा या और धीमे बताओ? नहीं सर अब ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। सुपीरियर मेरिडियन पे 70 एंड इंफीरियर पे 10। बिल्कुल सही है बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो हमारा सर्कल बनेगा कुछ ऐसा, यानी यो भी 40 और यो भी 40, है ना। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने पोलर डिस्टेंस निकालना है। तो पोलर डिस्टेंस इज 90 माइनस डेक्लिनेशन, सो दिस इज इक्वल टू 90 माइनस 60 इक्वल टू 30, है ना। सो 30 डिग्री का मतलब ये हमारा सेंटर है, इस सेंटर से 30 का आर्क यहाँ लगाओ और 30 का आर्क यहाँ लगाओ, दो आर्क मिल गए, बस सर्कल पूरा हो गया। और सर्कल बना दो, ये रहा सर्कल हमारा, खत्म बात। अब कितना आसान है, अब हमारा NP हो गया 40 का और PX डैश हो गया 30 का। तो NX डैश विच इज ट्रू ऑल्टीट्यूड एट लोअर इज इक्वल टू व्हाट, 40 माइनस 30 इक्वल टू 10, और हमारा NX हो गया ट्रू ऑल्टीट्यूड एट अपर, वो किसके बराबर हो गया? NP प्लस PX विच इज इक्वल टू 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70। आपको समझ में आया कैसे हमने बनाया ये क्वेश्चन? यस सर। किसी को कोई डाउट हो प्लीज आस्क मी। ये न्यूमेरिकल था, इसका सोल्यूशन ये है, देखो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बोर्ड में मैंने समझाई दिया है। दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू डू, एक बार देख लो। एंड एग्जाम में डायग्राम बना के करना है, जैसा डायग्राम मैंने बोर्ड पे बनाया है और सोल्यूशन जैसा मैंने बोर्ड पे किया है या आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे अपने आप। ये नॉर्थ का डायग्राम था जो मैंने अभी कराया, अब ये जो क्वेश्चन है ये साउथ के डायग्राम का है, तो सब लोग साउथ का डायग्राम बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। सर 85 एंड 5। एब्सोल्युटली करेक्ट, 85 एंड 5 इज द राइट आंसर। और याद रखना हमेशा जो बड़ी वैल्यू आएगी वो हमेशा सुपीरियर मेरिडियन की होगी, वो हमेशा अपर मेरिडियन की हो, और जो छोटी वैल्यू आएगी वो हमेशा ही लोअर मेरिडियन की होगी, इंफीरियर मेरिडियन की होगी। बाकी लोग भी कर लो भाई, बता दो कोई सबका हो रहा है कि नहीं। हाँ जी आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन देखो, सोल्यूशन इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन, नोट डाउन कर लो। हो गया सर। हो गया, सबका हो गया भाई? यस सर। हो रहे हैं आधे। यस सर। तीसरा क्वेश्चन इज कमिंग ऑन टू योर स्क्रीन, यू गाइस प्लीज अटेम्प्ट इट। क्या आप लोगों ने ऐसे वाले क्वेश्चन किए थे पहले? नो सर। तो फिर किया क्या सर्कमपोलर में? बेटा ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सारे न्यूमेरिकल पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स हैं, सेकंड मेड के तुम्हारे। सर ऐसा नहीं कराए थे सर, दो न्यूमेरिकल कराए थे, वो भी सर सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, ऐसा न्यूमेरिकल नहीं किए थे सर। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ये जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ ये सारे पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स हैं सारे। खैर कोई बात नहीं, तो पॉइंट आई एम एम्फसाइजिंग ऑन कि अगर नहीं करे हैं तो अब तो अच्छे से कर लो सब लोग। कोई डाउट आता है मेरे से जरूर पूछना। ये न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं एग्जाम में,
lot of these numericals do come in second mid exams. हाँ जी, क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं? हो गया सर। यस सर, हो गया। Declination is Okay. 66 degree 0.5 minutes south. Latitude is 1 degree 54.5 minutes south. ओके, देखो आपकी स्क्रीन पे इसका सोल्यूशन आ रहा है। क्या आपके आंसर इनसे मैच करते हैं? यस सर, सेम। ये सारे पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स हैं, ध्यान रखना। हाँ जी, सबका हो गया? किसी को कोई डाउट? एनीबडी वांट्स कि मैं बोर्ड पे करके दिखाऊं? सर ये क्वेश्चन नंबर 3 यस जो सर, ये क्वेश्चन करवा दो सर। हाँ करवा देंगे। बोलो तो सही यार, बोलते तो हो नहीं तुम लोग, दही जमा के बैठ रहते हो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमारे को 2 ट्रू ऑल्टीट्यूड दिए हुए हैं। अब ट्रू ऑल्टीट्यूड दिए मतलब डायग्राम कैसे बनेगा? सारा गेम है सिर्फ डायग्राम बनाने का। तो पहले एक गोला बनाया है ना, गोले को 4 में डिवाइड कर दिया। यहाँ लिख दिया जेनिथ, यहाँ लिख दिया RH। कितना आसान है ये करना, है ना। हमारे को मालूम है ये हमेशा नॉर्थ होता है, ये हमेशा साउथ होता है। दिस इज ऑलवेज ईस्ट, दिस इज ऑलवेज वेस्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहली बात तो है, इसमें दिया है कि दोनों बेरिंग हमारे साउथ है। साउथ का मतलब इस तरफ ही हमारा डायग्राम बनेगा, इस तरफ ही दोनों पॉइंट आएंगे। तो पहला ट्रू ऑल्टीट्यूड 70 ट्रू ऑल्टीट्यूड का मतलब साउथ से 70 ऊपर, तो एक आर्क हमने यहाँ लगा दिया, यानी कि दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 7004। हाँ जी, किसको समझ नहीं आया था? क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। दूसरा हमारे को दिया हुआ है 22-5 का, यहाँ से 22-5 ये आर्क हमने और लगा दिया। 2 आर्क मिल गए, कट्टा खत्म, हमारा सर्कल पूरा हो गया। ये रहा हमारा सर्कल। अब अगर सर्कल ये है, इसका सेंटर कल होगा, ऑफ कोर्स यही होगा। हाँ या ना? ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब अगर ये एलिवेटेड पोल है, साउथ पोल, तो इक्विनॉक्शियल कहाँ जाएगा? ऊपर। हो गया हमारा डायग्राम पूरा। इसको डैश कह दो, इसको एक्स रहने दो। अब क्या करें? हमें निकालना क्या था? अब हमारे को दिया हुआ है SX डैश, यानी कि ये डिस्टेंस दी हुई है 22-5 इज 22-5, और हमारे को SX दिया हुआ है 70-4 का, ठीक है ना। तो SX डैश इज इक्वल टू XX डैश इज इक्वल टू डायमीटर। क्या ये बात सही है? देखो जरा ध्यान से भाई, कुछ बोल तो दो। यस सर। 70 माइनस 22-5 इज इक्वल टू XX डैश इज इक्वल टू डाया। ये कितना आता है? 70, 50, 48, 47, कितना आता है ये? 47 ना? बिल्कुल। अगर ये डाया है तो रेडियस किसके बराबर होगा? रेडियस विल बी इक्वल टू XX डैश डिवाइड बाय 2, 47, 59 डिवाइड बाय 2। सही है कि नहीं? ये कितना आया? 23 डिग्री। तो ये आ गया रेडियस। रेडियस मतलब पोलर डिस्टेंस। अगर पोलर डिस्टेंस इतना है तो डेक्लिनेशन कितना होगा? डेक्लिनेशन इज ऑलवेज 90 माइनस पोलर डिस्टेंस। सो दिस इज इक्वल टू 90 माइनस 23, 59.5, दिस इज इक्वल टू 46। कहाँ पे? साउथ में, ऑब्वियसली। डेक्लिनेशन हो गया। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू NP। तो पहले यहाँ पे छाप लो ना, कंफ्यूज हो जाओ। पेन चेंज करता हूँ सर। डेक्लिनेशन 6605 आएगा ना? ओहो सॉरी 66। थैंक यू। ठीक है। सो अब लैटिट्यूड की बात करें। लैटिट्यूड इज इक्वल टू NP इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू SP। सो SP इज व्हाट? SX डैश प्लस PX डैश। तो दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 23, 59.5। So SP is equal to latitude is equal to 46 डिग्री, तो 4.5 साउथ। आई बात समझ में बेटा? इसको समझ नहीं आया था भाई पूर्व अग्रवाल साहब, बात समझ में आई? आ गया सर, हो गया। सारा गेम है डायग्राम बनाने का। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग द डायग्राम। बस अगर डायग्राम बन गया तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 75% क्वेश्चन ओवर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। चलो भाई ये क्वेश्चन करो, चौथा क्वेश्चन। ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान नहीं है। तो इसमें साउथ और नॉर्थ ध्यान से देखना, ध्यान से चीजें समझना। ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन फेज 1 में भी आता है। हैव अ लुक ऑन द सॉल्यूशन। कितने लोगों को समझ में आता है? देखो बोर्ड पे देखो। पहले एक गोला बनाएंगे, तो उसको 4 हिस्से में डिवाइड कर देंगे। यहाँ लिख देंगे Z, यहाँ लिख देंगे RH। अब हमारे को दिया हुआ है बेरिंग नॉर्थ 18-12 ट्रू ऑल्टीट्यूड, है ना। नॉर्थ ये, तो 18-12 मतलब ये डिस्टेंस हमारे को 18-12 दिया नॉर्थ की तरफ। फिर हमारे को दिया है व्हेन बेरिंग साउथ इज 78-40, ये साउथ है, यहाँ 78-40,
ये रही बॉडी, ये आ गया हमारा 7840। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? बोलो। यस सर, समझ में आई। हाँ जी सर। यस दो सर। पॉइंट मिल गए, सर्कल बना, ये हमारा सर्कल बन गया। अब जो ये सर्कल है इसका सेंटर तो यही होगा, तो कौन सा पोल एलिवेटेड है? एलिवेटेड पोल इज नॉर्थ पोल, सही है। सो हो गया क्वेश्चन खत्म। अब एक बात बताओ, ये x डैश कह दो, इसको x कह दो, x डैश इज डायमीटर ऑफ सर्कल, ये बात सही नहीं है? सही है सर। यस सर। है ना? तो डायमीटर ऑफ सर्कल x x, अरे यार पेन नहीं चलता, x x is also equal to n, sorry, and we can also say n x plus x x plus s x is equal to 180। क्या ये बात भी सही है सर। है ना? तो x x dash is equal to 180 minus n x dash minus s x, ये बात भी ठीक है? यस सर। ठीक है सर। तो इसको अगर सॉल्व करें, n x dash की तरह 18 12, ऐसे कितना 78 40, ये वैल्यू कितनी आती है? चलो करना जरा। तो हमारे को डायमीटर ऑफ अ सर्कल कितना मिला? 88। और रेडियस किसके बराबर होता है? रेडियस इज ऑलवेज इक्वल टू पोलर डिस्टेंस इज इक्वल टू x x डैश डिवाइड बाय 2। सो 83 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 41, पोलर 36। डिस्टेंस कितना आ रहा है? 41। तो अगर पोलर डिस्टेंस इतना है तो डेक्लिनेशन कितना होगा? 90 माइनस पोलर डिस्टेंस which is equal to 90 minus 41 which is equal to 48। नॉट क्यों? क्योंकि सर्कमपोलर बॉडी की खास बात क्या है? लैटिट्यूड डेक्लिनेशन सेम नेम का होना चाहिए। सो अगर लैटिट्यूड नॉट है तो डेक्लिनेशन भी नॉट ही होगा। अब आते हैं लैटिट्यूड पे, तो लैटिट्यूड इज व्हाट? एनपी इज व्हाट? nx प्लस px इज इक्वल टू कितना था? 18 12 प्लस 41 59 नॉट। That's how we will solve these questions. ठीक है? So this is the understanding for last question of circumpolar, and we will finish the circumpolar here. Tomorrow we will do the twilight revision. I hope I've been able to give you some knowledge of circumpolar and the understanding of the navigation today. Yes sir. Thank you very much. सर। Have any questions? Ask me. Otherwise, see you tomorrow. Enjoy your lunch. कल तक जो हम डायग्राम पढ़ रहे थे, क्या उसमें मैंने नॉर्मल बॉडी की बात की थी? यस सर। यस सर। अच्छा, अब उसी बात को थोड़ा सा वापस लेके आ रहा हूं और वहां से एक लाइन ऑफ थॉट पकड़ के आगे बढ़ाऊंगा। यानी कि कल जो मैंने नॉर्मल बॉडी की बात की थी, वो नॉर्मल बॉडी कुछ भी हो सकती थी, सूरज चांद सितारे। बट आज मैं जो बात कर रहा हूं ट्वाइलाइट की, पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, दिस इज ओनली अबाउट वन सिंगल बॉडी, दैट इज द सन। सो अब तक जो हमने पढ़ा नॉर्मल बॉडी सन के पॉइंट ऑफ व्यू से on a rational horizon diagram, एक मिनट सही नहीं बनाया मैंने। on a rational horizon diagram, let's say सन का ये राइजिंग पॉइंट है और ये सेटिंग पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, अगर ये बात सही थी जो अब तक हमने पढ़ा, हम ये कह रहे थे कि ये जो पीछे वाला पोर्शन होता है ये रात का टाइम होता है। क्या ये बात सही है अब तक जो हमने पढ़ा था? जी सर। अगर ये बात सही थी सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे ही शाम को सूरज डूबता, जैसे ही शाम को सूरज डूबता एकदम से अंधेरा हो जाना चाहिए था। क्या ये बात सही है? यस। बट ऐसा तो नहीं होता है। सेम अप्लाइज सुबह की जब बात करें, जैसे ही सनराइज होता है तभी अंधेरा छटना चाहिए था, पर ऐसा तो नहीं होता है। हम आप और मैं दोनों ये बात जानते हैं कि सुबह सूरज उगने से पहले हल्की हल्की रोशनी सी आनी शुरू हो जाती है। सेम अप्लाई शाम को सूरज डूबने के बाद भी कुछ देर तक रोशनी रहती है, हल्की हो जाती है बट रहती है, और उसके बाद धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता है। क्या ये बात सही है? सर। है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी सन के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल बॉडी की, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की जरूरत थी। मॉडिफिकेशन क्या? फिर हमने जब ये बात प्रैक्टिकली देखी तो हमने अपने इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और हमने क्या कह दिया, हमने क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट किए और ये नोटिस किया कि जब सन रैशनल होराइजन से 18 डिग्री नीचे होता है तब तक दौरान मतलब उस दौरान रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से इन दी अपर एटमॉस्फेरिक एयर
हमको छन कर छिटक कर कुछ रोशनी मिलती रहती है सूरज की। ये जो रोशनी मिलती रहती है इसी को ट्वाइलाइट कहते हैं। ये बात समझने के बाद हमने क्या किया, अपने इस डायग्राम को हल्का सा मॉडिफाई कर दिया। कैसे, अभी समझ। जेनिथ से ये डिस्टेंस कितना होता है? हाउ मच इज द डिस्टेंस जेड एक्स आर? दिस इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये बात सही है? यस सर। जो हमारी बॉडी है सन, वो तो इसी डेक्लिनेशन सर्कल पे घूमेगी हमेशा। 18 डिग्री बिलो का मतलब क्या हुआ? जेनिथ से होराइजन प्लस 18 डिग्री। जेनिथ से होराइजन प्लस 18 डिग्री मतलब 20 प्लस 18 डिग्री फ्रॉम जेनिथ। क्या मतलब इस बात का? यहां से जब डिस्टेंस, इसको मैं एक्स टी का नाम दे रहा हूं, यानी कि जेड एक्स टी इज इक्वल टू 90 प्लस 18। इस दौरान ये जो एरिया है, ये बेल्ट, दिस इज कॉल्ड, दिस एंगल या दिस आर्क is called as twilight. Same applies in the evening. This angle, this arc is called as twilight. क्या ये बात समझ में आई? अरे भाई कुछ तो बोल दो, आई या नहीं आई? तो बेसिकली हमने क्या किया है, पहले हमारे दो पोर्शन थे सर्कल के, एक ऐसे वाला डे टाइम और एक ऐसे वाला नाइट टाइम को। अब हमने डे टाइम में कुछ चेंजेस नहीं करे, खाली नाइट टाइम को हमने थोड़ा सा लाल कर दिया। सो नाइट टाइम, पहले जो नाइट टाइम हुआ करता था उसको हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया। कैसे? ट्वाइलाइट प्लस प्योर नाइट टाइम। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। आ रही है कुछ बात समझ में? तो ये जो है, यानी कि एक्स टी से एक्स आर तक का जो पीरियड है, पीरियड कह लो, ड्यूरेशन कह लो, दैट इज दी ट्वाइलाइट ड्यूरेशन। ध्यान से देखना, ये हमारा पोल तो हमेशा सेंटर पे था। ये एंगल जो ब्लू से ब्लू मैंने बनाया, क्या उसको डे टाइम एंगल कह दूं? डे टाइम एंगल। यस सर। और तो ये है, इसको नाइट टाइम एंगल कह दूं? यस सर। और जो बीच का बच गया ये वाला, इसको क्या कह दूं? ट्वाइलाइट पीएम, इसको कह दूं ट्वाइलाइट एएम। क्या ये बात सही है? क्योंकि दिन रात हमेशा हमारे पोल पे बनते हैं, तो दिस इज हाउ इट शुड बी लर्न्ड एंड अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टूड, टू बी अंडरस्टूड। हाँ जी, समझ में आई बात? यस सर। तो छापो, कोई डाउट है मेरे से पूछो, फिर आगे की बात करता हूँ। और ये जो ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी को मालूम है कैसे? सर इस आर्क को कैलकुलेट करके उसको टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ बता, थोड़ा और बता। सर दोनों का एंगल पी कैलकुलेट करके एंगल पी का डिफरेंस फिर उसको टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे। बिल्कुल सही बात, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ाऊं या थोड़ा इंतजार करूं? टाइम कितना हो गया भाई? 16 रुपए। ठीक है सर। हो गया? चल, अब बात करते हैं ये जो
ट्वाइलाइट जोन मैंने बनाया अभी रैशनल होराइजन डायग्राम पे सुबह और शाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमने टेक्निकली इस जोन को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे, अभी समझते हैं। Sun is always rise in the east and set in the west for the observer point of view. क्या हो गया, पानी भी नहीं चल रहा है। So this is called daytime। चलो ध्यान से देखना जो बताने वाला हूँ मैं। अब सुबह की मैं बात करूं, when the sun is 18 degree below rational horizon। ध्यान से सुनना मेरी बात। When the sun center is below 18 degree rational horizon, at this point commencement of astronomical twilights take place। astronomical twilight, ठीक है। When the sun center is 12 degree below rational horizon, commencement of not twilights take place। और जब sun center is 6 degree below rational horizon, commencement of civil twilight takes place। सिविल ट्वाइलाइट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल। ध्यान सुनना सब लोग, ध्यान सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबके फंडे गलत हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट स्टार्ट होती है सुबह 18 डिग्री बिलो रैशनल होराइजन पे, खत्म कब होती है, विजिबल सनराइज पे। दोबारा बता रहा हूँ, एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट स्टार्ट होती है सुबह के टाइम पे इस पॉइंट पे और खत्म होती है विजिबल सनराइज पे। नॉटिकल ट्वाइलाइट स्टार्ट होती है इस पॉइंट पे, खत्म होती है विजिबल सनराइज पे। सिविल स्टार्ट होती है इस पॉइंट पे, खत्म होती है विजिबल सनराइज पे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सुबह सारी ट्वाइलाइट खत्म होती है विजिबल सनराइज पे और रिस्पेक्टिवली 18, 12, 6 पे शुरू होती है? क्या ये बात सही है? यस सर। ठीक है। अब शाम की बात करूं, शाम को सारी ट्वाइलाइट स्टार्ट होती है विजिबल सनसेट पे। ऑल ट्वाइलाइट स्टार्ट्स एट विजिबल सनसेट। 6 डिग्री पे एंड ऑफ सिविल, 12 डिग्री पे एंड ऑफ नॉटिकल, 18 डिग्री पे एंड ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल। और जो बचा हुआ पोर्शन है दैट वी कॉल इट एज नाइट टाइम। आ रही है बात समझ में? शाम की दोबारा यस सर। शाम को सारी ट्वाइलाइट स्टार्ट होती है एक साथ विजिबल सनसेट पे। विजिबल सनसेट पे ये डायग्राम बना लो, दिमाग में रखना जो बता रहा हूं मैं, ये कंफ्यूजन वाली चीजें हैं। ये विजिबल सनराइज है, ये विजिबल सनसेट है। सारी ट्वाइलाइट स्टार्ट हुई शाम को विजिबल सनसेट पे, सिविल खत्म हुई 6 डिग्री पे, नॉटिकल खत्म हुई 12 डिग्री पे, एस्ट्रोनॉमिकल खत्म हुई 18 डिग्री पे। ठीक है, डायग्राम बनाओ। कोई डाउट है मेरे से पूछो। हाँ जी सर, एक डाउट था सर फिगर में। बताओ। सर ये जो आपने एंगल 18 डिग्री बनाया है सर, ये रैशनल होराइजन से है ना सर? लेकिन ये विजिबल सनराइज तो सर, जब विजिबल सनराइज होगी तो सन तो सर रैशनल होराइजन पे नहीं होगा, तो सर ये 18 डिग्री से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। एटलीस्ट समबडी हैज आस्क्ड दिस। यही बात बताना चाहता हूं मैं, यही विरोधाभास है, यही एक एनॉमली है इस चीज की। हम सारा रेफरेंस ले रहे हैं बिलो रैशनल होराइजन, यस, बट हमने ये डायग्राम बनाया विजिबल सनराइज विजिबल सनसेट के हिसाब से। यही इसकी ध्यान देने वाली बात है जो तूने पकड़ ली, और यही बात मैं सबको समझाना चाहता है। ध्यान से समझो ये बात, इट इज लाइक दिस ओनली। वाई? अब आता हूं तेरे क्वेश्चन पे, वाई। सर तो फिगर में ये एंगल 18 से कम होना चाहिए ना वैसे, अगर देखा हाँ,
सही बात, बिल्कुल सही। इसीलिए जो मैं बार बार वर्ड यूज करता था बिलो रैशनल होराइजन, किसी ने मेरे को रोका नहीं। इस डायग्राम के हिसाब से तकरीबन वही एंगल होगा मोटा मोटी। यस, इट इज नॉट करेक्ट, जो मैंने डायग्राम बनाया ये करेक्ट नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग यही है। मेरी बात समझ रहा है? दिस इज दी अंडरस्टैंडिंग। हमारे को यही अंडरस्टैंडिंग लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। अब मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों। इसके लिए एक बार एल्मनाक खोलते हैं। ओपन योर एल्मनाक, खोलो भाई। आज कौन सा पेज दिन है? 23 जुलाई। 23 जुलाई वाला पेज खोल लो। 22 जुलाई, हाँ जी। सब लोगों ने खोल लिया? क्या टाइम हो गया यार? अरे भाई लोगों कुछ तो बोल दो। अपूर्व अग्रवाल, अंकित वर्मा। हाँ जी सर, 22 जुलाई खोल लिया। यस सर, खोल लिया। हाँ जी सर, खोल दिया सर। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें जो स्टारबोर्ड साइड वाला पेज है उसमें सुबह के टाइम 3 कॉलम बने हुए हैं, नॉटिकल, सिविल और सनराइज का। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना। इसमें जो सनराइज का कॉलम बना हुआ है, ये विजिबल सनराइज का कॉलम है या थ्योरेटिकल सनराइज का कॉलम है? यार अभी तो बताया था तुम्हारे विजिबल का। इसीलिए क्योंकि इस पे कॉलम विजिबल सनराइज का बना हुआ है, इसलिए हमारे को विजिबल सनराइज पे खत्म करना पड़ा, क्योंकि रैशनल का तो कोई चीज दी ही नहीं हमारे को। सो बिकॉज दिस कॉलम वाज विजिबल सनराइज, इसीलिए हमने इन चीजों को ऐसे मॉडिफाई कर दिया। क्योंकि अब चलते हैं जहाज के ऊपर। मुझे ये बताओ लॉजिकली, जहाज पे क्या हम कभी भी रैशनल होराइजन की बात करते हैं? एज सच नो सर, हम सिर्फ विजिबल सनराइज और विजिबल सनसेट की बात करते हैं। क्या ये बात सही नहीं है? यस सर। तो जहाज के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम जहाज चला रहे हैं, when we are working on board in a normal day-to-day situation, when we are not calculating the site, in a normal phenomena, it is the visible sunrise and visible sunset that matters to us. Yes or no? Yes sir. And that is why the visible sunrise and visible sunset timings are given in the nautical almanac. So because the visible sunrise and visible sunset के timings are mentioned in the nautical almanac, so we have modified our system to this point. That's why actually my definition is below rational horizon 18 degree, but हमारे को वो modify करना पड़ा क्योंकि हमारे nautical almanac में timings visible sunrise के दिए हुए थे। I hope विवेक तेरे को थोड़ा सा आंसर मिल गया होगा। यस सर, क्लियर हो गया, है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, बट यस ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। कंफ्यूजन है बट है तो है। अच्छा एक और चीज शाम के वक्त देखो। अच्छा अब ये खोल ही लिया है एल्मनाक पे, पहले फोकस करते हैं एक बार। ये चीज मैं भूल ना जाऊं बिफोर आई। सब लोग 30 डिग्री नॉर्थ पे जाओ। आज के दिन 22 जुलाई, आज मतलब कल के दिन 22 जुलाई पे 30 डिग्री नॉर्थ पे सुबह जो 4:14 का टाइम दिया हुआ है नॉटिकल में, that is the GMT time of sunrise at Greenwich, जिसका मतलब है 4:14 पे नॉटिकल ट्वाइलाइट स्टार्ट होगी। क्या ये बात सही है? यस सर। ये नॉटिकल ट्वाइलाइट खत्म कब होगी? कोई बताएगा मुझे? सिविल के स्टार्ट 5:30। बिल्कुल भी नहीं, नॉटिकल ट्वाइलाइट खत्म होगी 5:07। 0507 का है। हाँ नहीं यार 30 डिग्री पे देखो 0513 0512 पे यार, इसीलिए मैंने ये यूज किया भाई। ये 4:14 पे शुरू होगी और 5:12 पे नॉटिकल ट्वाइलाइट खत्म होगी, 4:46 पे नहीं खत्म होगी। बी क्लियर ऑन दिस। शाम को आ जाओ, शाम को नीचे वाले कॉलम पे देखो, सनसेट 30 डिग्री पे सारी ट्वाइलाइट कब शुरू होगी? 1900। ऑल ट्वाइलाइट विल स्टार्ट एट 1900 इन द इवनिंग। नॉटिकल ट्वाइलाइट कब खत्म होगी? 1958 सर। नहीं यार 1958 करेक्ट, 58 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। 1958 पे खत्म होगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस। किसी को सिविल का कोई डाउट तो नहीं है बीच का? और मैंने सिर्फ नॉटिकल की बात करी है ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। आई हैव ओनली टॉक्ड अबाउट नॉटिकल। ठीक है, क्लियर होगी बात? यस सर। किसी को डाउट जो नहीं, डायग्राम है वो बना लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। फिर दे दो, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है इसके, वो थोड़ी थ्योरी सी और बता दूंगा तुम्हारे को। कुछ नोट्स बनाने हैं, स्लाइड्स दिखाऊंगे या नोट्स बनाए हुए पहले? नहीं सर, नोट दिखा दीजिए। दिखा दीजिए सर। चलो दिखा दूंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। लिख लिया सर। ओके नेक्स्ट स्लाइड आ गई? नहीं यस सर। हाँ सर अभी आ गई। ओके आगे बढ़ा दूं। ये जो नया पेज अभी आया है इसमें एक छोटी सी करेक्शन कर लो। विजिबल सनसेट की जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें हल्का सा करेक्शन है। लिखा हुआ है व्हेन द सन्स लोअर लिम्ब
लोअर काट के अपर कर दो बस, इसमें ये एक करेक्शन है छोटी सी, ओके सर। बाकी सब ठीक है। ओके आगे बढ़ा दूं? सर सर आपके पास इसके नोट्स पड़े होंगे वैसे? किसके नोट्स? सर यही ट्वाइलाइट के। मेरे पास सबके नोट्स है, ये नोट्स ही तो है और क्या है। सर ये भेज सकते हो आप हमें? सर बिल्कुल भी नहीं, बड़ी मेहनत से बनाए हुए नोट्स है सर, ऐसे कैसे दे दूं मैं आपको? ठीक है सर। मेरे नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, आपको अटेंड करनी पड़ेगी क्लासेस में, तभी नोट्स मिलेंगे सर। ये जो तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज राइट डाउन और समझो जो लिखा हुआ है। हाँ सर हो गया। सबका हो गया? यस सर। चलो अब बात करते हैं जो टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कंडीशन फॉर ट्वाइलाइट ऑल नाइट। क्या मतलब है इस बात का और ये क्या कहना चाहते हैं? अब ये जो कंडीशन बोर्ड पे आ रही है, आपके स्क्रीन पे आ रही है, ये आप लोगों को मालूम है? तो मेरा जो टॉपिक है वो है ट्वाइलाइट ऑल नाइट। क्या मतलब है इस बात का? किसी ने 12 बजे की वॉच करी है रात की? जी सर। हाँ अच्छा, ऐसे ज्यादातर लोगों ने करी नहीं होगी, बट इन जनरल अब रात को ब्रिज वॉचेस में क्या खास बात है, हमारे को दूर दूर तक दिखाई देता है। तो मैं एक बात समझाना चाह रहा था, अगर जब हम शाम की वॉच पे जाते हैं 4 बजे वाली वॉच पे, तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि शाम को 6 बजे सनसेट हुआ, उसके बाद हल्की हल्की गहरापन होना शुरू हुआ, तो तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे डार्कनेस आनी शुरू हुई। तकरीबन एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वो डार्कनेस धीरे धीरे बढ़ती है और फिर वो चरम सीमा पे पहुंचती है 12 o'clock तकरीबन। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ओके। अब ये जो शाम का सनसेट होने के बाद जो हल्की हल्की रोशनी रहती है और फिर हल्की हल्की डार्कनेस बढ़ने लगती है, ट्वाइलाइट टाइम की ही बात कर रहा हूँ। वो जो हल्का हल्का सा डार्कनेस है वो बढ़ते बढ़ते 12 बजे एक्सट्रीम हो जाता है, फिर घटना शुरू होता है धीरे धीरे। सुबह के जब 5 बजते हैं तकरीबन वो काफी कम हो जाता है, फिर ट्वाइलाइट शुरू हो जाती है। क्या ये बात सही है ना लॉजिकली? यस सर। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो डार्कनेस का कंट्रास्ट है, दैट इज कॉल्ड कंट्रास्ट। किसी को मालूम कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, कंट्रास्ट का मतलब मालूम है? यस सर। बता, कंट्रास्ट का मतलब बता चल। सर डिफरेंस होता है एक तरह से, कलर कोडिंग, कलर्स में डिफरेंस होता है कि एक जैसे व्हाइट हो गया और एक ब्लैक हो गया, तो कंट्रास्टिंग कलर्स हो गए। अच्छा चल, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एड आती थी कि तुम्हारी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे, याद आ रहा है? अभी भी आती होगी शायद। सो टाइड वाली डिफरेंट शेड्स ऑफ सेम कलर। बेसिकली क्या फर्क है कि जो सफेद की मैं बात कर रहा था, तो उसको अगर मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूं, काला कितना काला, सफेद कितना सफेद, इज बेसिकली द कंट्रास्ट। अगर कभी लैपटॉप खरीदा होगा तुमने, टीवी तुमने नहीं खरीदा होगा, पर लैपटॉप तुमने जरूर खरीदा होगा मेरे हिसाब से अपने लिए, तो कभी अगर ध्यान दिया हो कि जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन में एक रेजोल्यूशन होती है ना, और एक कंट्रास्ट होता है। समझ में आ रही है रेजोल्यूशन? हाँ सर समझ रहे थे। एक रेजोल्यूशन होता है, एक कंट्रास्ट होता है। अगर सोनी का टीवी, सोनी फॉर एग्जांपल, एक समझाने की बात कर रहा हूँ, सोनी का टीवी लोगे जिसमें ट्रिनट्रॉन टेक्नोलॉजी होती थी, ट्रिनट्रॉन बोलते थे उसको, ट्रिनिट्रॉन, है ना, और किसी और टीवी को कंपेयर करोगे, दोनों में फर्क क्या था? तो फर्क वाज दी कंट्रास्ट, है ना। तो काला कितना काला, सफेद कितना सफेद, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर, दैट इज द क्वालिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। अब सेम कलर की टोन होगी ना। हाँ बेटा, उसी को कंट्रास्ट कहते हैं। बेसिकली इसको ऐसे करते हैं कि काले और सफेद का कितना डिफरेंस बढ़ गया, ब्लैक एंड व्हाइट की रेंज कितनी बढ़ गई, दैट इज द कंट्रास्ट। तो जिसका कंट्रास्ट ज्यादा होता है उतनी अच्छी पिक्चर होती है। आई बात समझ में? फॉर एग्जांपल दैट इज कॉल्ड, देयर समथिंग, देयर टू थिंग्स इन लाइफ, वन इज कॉल्ड रेजोल्यूशन, मतलब एचडी है, फुल एचडी है। फुल एचडी इज 1K। फिर आती है आपका नया सिस्टम आ गया 4K इज 4 टाइम्स फुल एचडी। किसी को मालूम है ये बात? तो दैट इज अबाउट रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब है एक स्क्वायर इंच में कितने पिक्सल डले हुए हैं। जितने ज्यादा पिक्सल एक स्क्वायर इंच में होंगे उतनी ज्यादा पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ पिक्चर, क्वालिटी ऑफ पिक्चर। एंड देयर समथिंग कॉल्ड कंट्रास्ट। देयर टू डिफरेंट थिंग्स, बट दोनों का ही एक विजन होता है जिससे पिक्चर हमें अच्छी या बुरी लगती है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ऑल दिस है, कोई फायदा नहीं। बट मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो 8 बजे का अंधेरा होता है उसका कंट्रास्ट, कालापन थोड़ा कम होता है, और 12 बजे का कालापन थोड़ा ज्यादा होता है। सो अगर ये जो कंट्रास्ट है, यानी कि दोपहर
इवनिंग का जो टॉयलेट का जो हल्का हल्का डार्कनेस है, वही डार्कनेस का हल्का हल्कापन कंटिन्यू रहे, सुबह तक की टॉयलेट में जाके मिल जाए, यानी कि जो ज्यादा डार्क वाला पोर्शन है वो आए ही ना, वो हो ही ना, तो हम क्या कहेंगे? ट्वाइलाइट ऑल नाइट। कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर। अब ये होगा कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? समझते हैं इसको थोड़े बड़े पिक्चर में, बड़े डायग्राम के अंदर। जो मैंने कल परसों बनाया था तुम्हारे क्लास में, वही डायग्राम, बड़ी पिक्चर का डायग्राम दिखा रहा हूँ। आराम से समझ में आएंगी चीजें और फंडामेंटल क्लियर होंगे। लेट्स से दिस इज द सेलेस्टियल स्फीयर, दिस इज द अर्थ, this is the equinoctial. Let's say there is an observer here on theta latitude. तो क्या ये इसका जेनिथ होगा? अगर ये इसका जेनिथ होगा तो कुछ ऐसा इसका रैशनल होराइजन होगा। क्या ये बात सही है? और 18 डिग्री बिलो ये इसका ट्वाइलाइट जोन होगा। क्या ये बात सही है? यस सर। ये जो 18 डिग्री का मैंने जोन बनाया है, ये बेसिकली सेंटर पे एंगल ये बनाएगा 18 डिग्री। क्या ये बात भी सही है? यस सर। है ना? ओके, अब समझते हैं इसको डिटेल में। डिटेल मतलब दिस इज द इक्विनॉक्शियल। लेट्स से सन की डेक्लिनेशन इतनी है, द डेक्लिनेशन ऑफ सन इज सो मच। वैल्यू दे नहीं रहा समझाने के लिए। तो सन का जो पाथ है वो कैसा बनेगा? क्या ये बात सही है? यानी कि दिस विल बी दी प्योर नाइट टाइम, this will be the twilight and this will be the daytime। क्या ये बात सही है? यस सर। समझ में आ रही है कोई बात या नहीं आ रही है? है ना? अब अगर सन की डेक्लिनेशन हो इतनी सपोज, तो सन कैसा बनेगा? कुछ ऐसा। ध्यान से देखो, क्या ऐसा नहीं होगा? अरे भैया कुछ तो बोल दो सर। सब सो रहे, सब सो रहे। अगर सन की डेक्लिनेशन होती इतनी, तो सन कुछ ऐसा बिहेव करता। क्या ये बात सही नहीं है? सही है सर। मैंने 3 अलग अलग डायग्राम बनाए हैं, है ना? ये वाले डायग्राम में कुछ पोर्शन नाइट टाइम का है, कुछ पोर्शन ट्वाइलाइट का है, और ऑफ कोर्स देयर इज अ बिग पोर्शन ऑफ ट्वाइलाइट और डे टाइम। क्या ये बात सही है ना? बट सही है सर। अब ये पहले हम क्या बात करते थे? एक डे टाइम होता था और एक प्योर नाइट टाइम होता था। अब इसी नाइट टाइम को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, प्योर नाइट टाइम और ट्वाइलाइट के अंदर में। तो बेसिकली टॉयलेट को भी पहले हमने नाइट टाइम में ही रखा हुआ था, है ना, लॉजिकली। तो ये वाली बॉडी के लिए, ये सन के लिए, ये क्या है? तो ये नाइट टाइम है ना लॉजिकली, पर इट्स अ ट्वाइलाइट टाइम। तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता दिस व्हेन द डेक्लिनेशन ऑफ सन इज सो मच, देयर इज अ फिनोमिना ऑफ ट्वाइलाइट ऑल नाइट। सिमिलरली फॉर ऑल द डेक्लिनेशन टू दिस लेवल, बट नॉट फॉर दिस। तो इसमें क्या होगा? ट्वाइलाइट हो गई खत्म, क्या आ गया? सर्कमपोलर, टोटल डे टाइम, है ना? सो क्या हमारे को ये बेल्ट मिली? बेल्ट, दिस इज द बेल्ट वेयर वी कैन सी द ट्वाइलाइट ऑल नाइट कॉन्सेप्ट। क्या ये बात समझ में आती है? तो इसके लिए खाली एक लैटिट्यूड नहीं होगा, कई सारे लैटिट्यूड की बेल्ट होगी जिसमें ये फिनोमिना देखने को मिलेगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। अब पहले देख लो, समझ लो, फिर मैं डेरिवेशन करूंगा। डेरिवेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है इसकी, समझ लो, डायग्राम बना लो, फिर आगे बताता हूँ। 5 मिनट दे रहा हूँ, वहाँ डेरिवेशन समझ नहीं आएगी। इतना बनाओ पहले, समझो, जो डाउट आता है मेरे से पूछो। कलर देखो, मैंने कलर यूज किए हैं, आसानी से समझ में आता है। तुम्हारे पास कलर अगर नहीं है तो कुछ भी जुगाड़ करो अपनी कॉपी पे, ताकि साल भर बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद भी पढ़ो, समझ में आ जाए। हाँ जी, हो गया सबका? आगे बढ़ाऊं? 1 2 3 4 18 डिग्री जी सर, हो गया। हाँ बेटा, 18 डिग्री क्या? 18 डिग्री के नीचे क्या लिखा हुआ है? इसके ट्वाइलाइट, दिस जोन इज ट्वाइलाइट, रेड कलर में है ना ट्वाइलाइट। थोड़ा जूम कर ले, तो मैं हाथ दिखा रहा हूँ, शायद समझ में आ जाए। जूम हो जाता है? चलो, सो अब ध्यान से देखना। ये लैटिट्यूड था ऑब्जर्वर का थीटा, तो ये एंगल कितना हुआ? अरे थीटा हुआ ना बेटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा सर। थीटा कितना? ठीक है, इतना समझ में आया? थीटा 90 और इधर थीटा, ये समझ में आया? हाँ सर। यस सर। अगर ये एंगल 18 का है तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ? ये वाला सर 90 माइनस थीटा माइनस 18। बिल्कुल सही, 90 माइनस थीटा माइनस 18, सही है ना? लॉजिकल सी बात है। सो पहली डेक्लिनेशन ऑफ सन जब इस लेवल पे होगी तो वो ट्वाइलाइट दिखाएगा। तो कंडीशन फॉर ट्वाइलाइट ऑल नाइट
पहली चीज, लैटिट्यूड एंड डेक्लिनेशन सेम नेम। क्यों? क्योंकि हमारा लैटिट्यूड भी ऑब्जर्वर भी नॉर्थ में था, हम डेक्लिनेशन भी नॉर्थ में बना रहे हैं। दूसरा, ये वाला लिमिटिंग पार्ट, यानी जिसकी डेक्लिनेशन शुड बी इक्वल टू t माइनस थीटा माइनस 18 और इससे ऊपर वाली सारी, तो डेक्लिनेशन शुड बी ग्रेटर देन 90 माइनस थीटा माइनस 18। इन दोनों को क्लब करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को? डेक्लिनेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 माइनस थीटा माइनस 18। थीटा 18 तक ले आओ, थीटा प्लस डेक्लिनेशन प्लस 18 डिग्री ग्रेटर देन 90, ये क्या हो गया? लैटिट्यूड प्लस डेक्लिनेशन प्लस 18 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब ये हमने यहां से यहां तक सेटिस्फाई कर दी, बट हमारे को सर्कमपोलर नहीं बनानी है, सो शुड नॉट बी सर्कमपोलर। तो तीसरा, जो सर्कमपोलर के ऑपोजिट फिलॉसफी है, प्लस डेक्लिनेशन लेस देन 90, अगर इक्वल टू ग्रेटर देन हो जाएगी तो सर्कमपोलर हो जाएगी, हमें वो नहीं बनानी है। तो जो ये तीनों सेटिस्फाई हो जाएंगी, दैट टाइम विल बी हैविंग द फिनोमिना ऑफ ट्वाइलाइट ऑल नाइट। समझ में आई बात? दिस इज द डेरिवेशन। सर सेकंड कंडीशन क्या है? लैटिट्यूड प्लस डेक्लिनेशन प्लस 18 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। हाँ जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अगर कंक्लूजन निकाला जाए इसका तो हाँ? अपना लैटिट्यूड प्लस डेक्लिनेशन शुड ऑलवेज बिटवीन 90 डिग्री एंड 1 डिग्री। नहीं बच्चे, इसको अगर मैं फर्दर तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा लैट प्लस डेक ग्रेटर देन इक्वल टू 72। यस सर, सॉरी 72 डिग्री एंड 108 डिग्री। 108 कहाँ से आया बच्चे? लैटिट्यूड 108 तो हो ही नहीं सकता ना कभी भी, सोच के देख। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ लैटिट्यूड प्लस डेक्लिनेशन शुड ऑलवेज बिटवीन 72 डिग्री एंड 108 डिग्री। 108 कहाँ से आया? 22 और 90। अभी ये क्वेश्चन कराता हूँ, वेट करो, तेरा क्वेश्चन जवाब मिलता है। वेट कर एक क्वेश्चन लिखो, इसका जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा अभी इसका फंडा क्लियर हो जाएगा। राइट ऑन वन क्वेश्चन, कैलकुलेट द लैटिट्यूड्स ऑफ ऑब्जर्वर, कैलकुलेट द लैटिट्यूड्स ऑफ ऑब्जर्वर्स, वर्ड्स एस लगाना, दोबारा बोलता हूँ, कैलकुलेट द लैटिट्यूड्स ऑफ ऑब्जर्वर्स टू हैव ट्वाइलाइट ऑल नाइट इफ डेक्लिनेशन ऑफ सन इज 23 डिग्री नॉर्थ। करो, आप लोग करोगे। सर ट्वाइलाइट ऑल नाइट के बाद एक बार वापस बोलना। If declination of sun is 23 degree north, पहले आप लोग करेंगे फिर मैं समझाऊंगा इसको। सर क्वेश्चन रिपीट कर देगा सर। हाँ सर, श्योर। कैलकुलेट द लैटिट्यूड्स ऑफ ऑब्जर्वर टू हैव ट्वाइलाइट ऑल नाइट इफ डेक्लिनेशन ऑफ सन इज 23 डिग्री नॉर्थ। सर मोर देन 49 लेस देन 90। ध्यान से देख बेटा, ध्यान से। सर मोर देन 49 लेस देन 67। मोर देन 49। करेक्ट, यानी कि Yes, sir, less than 67। है ना, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऐसा, 49 डिग्री से ज्यादा, लेस देन 67 डिग्री नॉर्थ। क्या ये बात सही है? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 15 जून वाले दिन, तकरीबन 21 जून को समर सॉल्स्टाइस होता है। रफ कैलकुलेशन मैंने एक दिन ले लिया। 15 जून वाले दिन जो भी ऑब्जर्वर 49 डिग्री पर होंगे और जो भी ऑब्जर्वर 66.99 में होगा, ये सारे ऑब्जर्वर ट्वाइलाइट ऑल नाइट का फिनोमिना देखेंगे। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अब क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम 35 डिग्री 33 डिग्री से ऊपर जाते ही नहीं है, तो ये वाला फिनोमिना हम हिंदुस्तान में कभी नहीं देख सकते, इसलिए हमारे को मालूम ही नहीं ऐसा भी कुछ होता है। क्या ये बात भी सही है ना? हाँ सर। सो इसको थोड़ा सा इस टेक्निकली समझना पड़ेगा कि हमारे लिए ये नई चीज है, क्योंकि हमने कभी ऐसा देखा नहीं है अपने हिंदुस्तान में। इनफैक्ट हमने तो सर्कमपोलर भी देखा नहीं है। पर अगर कोई बंदा नॉर्वे गया हो, फॉर एग्जाम्पल स्वीडन के ऊपर भी गया हो, तो भी उसने ऐसा किसी ने देखा होगा कि पूरा दिन रहता है, कंप्लीट डे, रोशनी इज अवेलेबल। तो ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो नेविगेशन के थ्रू हम समझना चाह रहे हैं, बिकॉज हमारे लिए बड़ी काम की चीजें हैं। वी कैन, इफ वी आर इन दीज वाटर्स, वी कैन प्लान अ लॉट ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंगली। आ रही है बात समझ में सबको? यस सर। ओके, अब एक बार सब लोग एल्मनाक पे आ जाओ। 21 जुलाई वाले दिन, 22 जुलाई वाले दिन पे
वापस से। अब इसमें देखोगे 21, 22, 23 वाले दिन में ऐसे 2-3 डब्बे बने हुए हैं। एक ये वाला डब्बा, एक ऐसा डार्क वाला डब्बा, ढूंढो एल्मनेक में, और एक कुछ ऐसा बना होगा। सर डार्क वाला डब्बा नहीं है, बस डब्बा और लाइन। देखो सही, 2-4 पेज आगे पीछे करके देख बेटा, मिल जाएगा। तो इसका मतलब होता हाँ है, सर है। इसका मिला मतलब सर, होता मिला। है कंटिन्यूअस डे, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस नाइट, इसका मतलब होता है ट्वाइलाइट ऑल नाइट। ओके लव। लिख लो। आज ही समझ में आया? एल्मनेक में मिला कि नहीं मिला सबको? ऐसे 3 चीजें बनी हुई है, देखो राइट साइड में, स्टारबोर्ड साइड वाले पेजेस पे, है ना। चलो, तो आज का ज्ञान खत्म करते हैं ट्वाइलाइट का। काफी कुछ बता दिया मैंने ट्वाइलाइट के बारे में, काफी रिवीजन करा दिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें सब करा दी हैं। अगले हफ्ते हम स्टेबिलिटी करेंगे। स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस करके आना। सैटरडे संडे छुट्टी है आपकी, सैटरडे कोई क्लास नहीं है आपकी, तो प्लीज स्पेंड सम टाइम ऑन सम स्पेशली स्टेबिलिटी। मंडे को हम स्टेबिलिटी ही करेंगे। अगर पीरियड हुआ, 2 पीरियड लगे तो विल डू दी स्टेबिलिटी। और फिर अगले हफ्ते मैं टाइम चैप्टर की कुछ चीजें की बातचीत करूंगा, ठीक है। नेविगेशन में और जो कुछ फंडेज हैं, जितना टाइम हमारे पास है मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे, और भी कुछ रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। इज इट ओके? सर इसके तो कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवा दीजिएगा प्लीज, यही जो अपना ट्वाइलाइट है। और न्यूमेरिकल कराऊं? या तो सर आप दे दीजिए, हम ट्राई कर लेंगे। अभी आपके पास कुछ हो तो? मेरे पास तो लाइन लगी हुई है। हाँ सर, सर होमवर्क दे दीजिए, कुछ होमवर्क दे दीजिए, हम ट्राई करेंगे सर। चलो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, मैं करा दूंगा, ट्यूजडे करा दूंगा, 1-2 न्यूमेरिकल क्लास में करा दूंगा। छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि इससे मोस्टली आता ही आता है ट्वाइलाइट से। आता ही आता है। चल लिख ले, एक क्वेश्चन लिख ले, तुमने बोल दिया तो दिखवाता हूँ। देखो, कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट फॉर द ऑब्जर्वर इन लैटिट्यूड 35 डिग्री नॉर्थ। कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट फॉर द ऑब्जर्वर इन लैटिट्यूड 35 डिग्री नॉर्थ ऑन द डे ऑफ स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है भाई, सबने लिख लिया? यस सर। चलो घर पे ट्राई करना, मंडे या ट्यूसडे को इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम का पास पेपर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 1.5-2 साल में 3-4 बार आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, सी यू ऑन मंडे। यस सर। अरबाज साहब, आपने क्वेश्चन किया था घर पे? सर ये वाला नहीं किया था। नहीं किया, ओके कोई बात नहीं। चलो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, एक बार सब लोग ट्राई करेंगे। लेट्स ट्राई। ये एक्चुअली एग्जाम का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। पिछले 1.5 साल में 3-4 बार तो मैं देख चुका हूँ। कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट फॉर द ऑब्जर्वर इन लैटिट्यूड 35 डिग्री नॉर्थ ऑन द डे ऑफ स्प्रिंग इक्विनॉक्स। कितने लोग क्वेश्चन शुरू ही नहीं कर पा रहे? एक बार हाथ खड़ा करना, लोग कर पा रहे हैं? अच्छा, ऐसा मैं तुम्हारी शक्लों से लगता होगा नहीं, वैसे करो है, 2-4 लोग हैं शुरू नहीं कर पा रहे। ओके कोई बात नहीं, देखो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सबसे पहली बात है, हमारे को अगर ये नहीं पता होगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। स्प्रिंग इक्विनॉक्स का मतलब हुआ बेटा, जब हमारा सन फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज पे होता है। जब हमारा सन फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज पे होता है उसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। वो होता है 21 मार्च को, और इस दिन डेक्लिनेशन ऑफ सन होती है 0। सो इस क्वेश्चन में हमारे को एक तो लैटिट्यूड दिया हुआ है 35 डिग्री नॉर्थ का, और हमारे को डेक्लिनेशन दी हुई है ऑफ द बॉडी, यानी सन की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री, है ना। सो सबसे पहला काम इज टू मेक द रैशनल होराइजन डायग्राम यूजिंग दीज 2 इंफॉर्मेशन। तो क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे, इधर बना देता हूँ, एक गोला बनाएंगे, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे जेनिथ और यहाँ पे लिख देंगे आरएच, मतलब रैशनल होराइजन। अब क्योंकि लैटिट्यूड 35 डिग्री नॉर्थ है तो इक्विनॉक्स विल मूव टू द साउथ, नॉर्थ पोल विल बी द एलिवेटेड पोल एंड दिस विल बी द डिप्रेस्ड पोल। अब क्योंकि डेक्लिनेशन ऑफ सन इज 0, इसका मतलब ये हुआ हमारी जो बॉडी है वो ऐसे अलोंग दी इक्विनॉक्शियल मूव करेगी, है ना। इसका मतलब ये पूरा नहीं बनाया मैंने, जानबूझ के नहीं बनाया, अभी बना दो पूरा, क्योंकि हम ट्वाइलाइट की बात कर रहे हैं तो हमें पीछे वाली बात भी करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसे हमारी बॉडी चलेगी, है ना। रेड पोर्शन मतलब ट्वाइलाइट पोर्शन इसका बनेगा, और ब्लैक पोर्शन मतलब नाइट टाइम वाला पोर्शन इसका बनेगा।
अब हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल आइडेंटिफाई करेंगे। कौन से दो ट्रायंगल? एक ये ब्लू वाला ट्रायंगल, इसको एक्स आर कह रहा हूँ और इस पॉइंट को एक्स टी कह रहा हूँ, और एक ये रेड वाला ट्रायंगल है ना। रेड वाला ट्रायंगल मतलब यहां बना देता हूं। इसको x कहते हैं, इसको z कहते हैं, इसको छोटा p कहते हैं, है ना। इस वक्त इसकी वैल्यू है 108। अगर ब्लू ट्रायंगल बनाओ तो कुछ ऐसा बनेगा, पी जेड एक्स आर, छोटा p इज इक्वल टू 90, दिस एंगल इज ऑल्सो 90, दिस विल बी x एंड दिस विल बी z। क्या आप लोग ये दोनों ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? यस सर। है ना। अगर कर पा रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, एक्चुअली ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट का मतलब क्या ये वाला आर्क नहीं हुआ? ये वाला आर्क मतलब ये वाला एंगल इज ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट एंगल, और उसको मतलब ये जो मैंने बनाया है इसको P नाम दे रहा हूँ, P1 नहीं P1 कह देता हूँ, आई विल कॉल इट एज P1 सपोज। सो P1 इज इक्वल टू ट्वाइलाइट एंगल। अगर इस P1 को मैं 15 डिग्री से डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट मिल जाएगा? हाँ जी मिल जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? आ गई। आ गई। तो बस अब क्या करना है, अब एक ये वाला एंगल निकालने की कोशिश करो, इसको नाम दे दो P का, क्योंकि बड़ा एंगल है इसलिए P नाम दिया इसको मैंने। और ये वाला एंगल निकालने की कोशिश करो, इसको नाम दे दो P2 का। सो कैन आई से P1 इज इक्वल टू P माइनस P2। तो पहले P निकालो और फिर P2 निकालो और इसको उठा के यहाँ डाल दो, हो गया क्वेश्चन खत्म। मैंने काफी सारा हिंट दे दिया है, मैं चाहता हूँ आप लोग करें, 5-10 मिनट लगाए अपने आप, मैं तो करा ही दूंगा। फिर बता रहा हूँ ये एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है लास्ट 1-1.5 साल में, MMD एग्जाम की बात कर। अच्छा कोई बच्चा है जिसको कुछ समझ नहीं आया मैंने ये क्या बनाया? प्लीज टेल मी एंड प्लीज डोंट हेजिटेट। मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, आई विल बी हैप्पी एटलीस्ट कि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ के एड्रेस कर पाऊं। हाँ जी कोई है जिसको कुछ समझ नहीं आया मैंने क्या किया है सो फार? हाँ जी कोई कर रहा है कि नहीं? लगा कोई कर ही नहीं रहे। कर रहे हैं सर। कर रहे हो जाना चाहिए आपको तो। अरे भाई बोर्ड पे कराऊं क्या मैं? 1 hour 28 minutes 39 seconds आ रहा है। एक बार दोबारा बोल बेटा। 1 hour 28 minutes 39 seconds। एब्सोल्युटली सर एक बार बता दीजिए प्लीज। हाँ जी नो प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत आइडिया समझ में आया या वो भी नहीं आया? शुरू से बताऊं? आ गया सर समझ में। ओके ठीक है चल, तो मतलब खाली बस वो जो एंगल जो कैलकुलेशन है वो बता दूं ना, है ना? सबके लिए सही है या कोई है बंदा जो वन कि मैं दोबारा समझाऊं? किसी ने मुझे बताया नहीं, मैं एक चीज गलत लिखी थी बोर्ड पे। स्प्रिंग इक्विनॉक्स इज नॉट ऑन 21st मार्च, इट इज ऑन 21st सितंबर। अभी स्प्रिंग इक्विनॉक्स हमारा आने वाला है। खैर कोई बात नहीं। सो पहले मैं रेड ट्रायंगल सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल सॉल्व कर रहा हूँ। तो बताएगा मुझे x की वैल्यू कितनी होगी? अगर 35 डिग्री का हमारा ऑब्जर्वर है तो क्या इसकी वैल्यू 55 नहीं होगी? और अगर हमारा क्या कहते हैं डेक्लेरेशन 0 है तो z की वैल्यू 90 नहीं होगी? हाँ जी हाँ या ना? सो इस क्वेश्चन इस ट्रायंगल को सॉल्व करने के दो मेथड है, या तो हम नेपियर लगा लें या हम इसको कोसाइन रूल से भी कर सकते हैं। कैसे? ऐसे cos p is equal to cos छोटा p minus cos x cos z divided by sin x sin z। cos p is equal to cos 108 minus cos 55 into cos 90 divided by sin 55 into sin 90। देखो ध्यान से, इतनी बात समझ में आई? क्या किया मैंने? मैं रेड वाला ट्रायंगल सॉल्व कर रहा हूँ।
इसको सॉल्व करोगे तो P की वैल्यू आएगी तुम्हारी 112 डिग्री 9.8। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। कोई परेशानी इस बात पे? अब चलते हैं ब्लू वाला ट्रायंगल सॉल्व करते हैं। अब देखो ब्लू वाले ट्रायंगल में ना हम एक लॉजिक लगा सकते हैं। स्फेरिकल ट्रायंगल की दो ऑप्शन है। स्फेरिकल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, देखना ध्यान से, Z 90 है और P भी 90 है। जब कोई दो साइड्स 90 की होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी 90 के होते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर P2 की डायरेक्ट वैल्यू आ रही है 90 डिग्री की। अगर आप नेपियर लगा के करोगे तो भी यही वैल्यू मिलेगी आपको फाइनली। तो हमने सीधा एक प्रॉपर्टी लगा दी स्फेरिकल ट्रायंगल की, क्योंकि ये एंगल 90 है, इसके ऑपोजिट का एंगल 90 होगा, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब ये क्वेश्चन और आसान हो गया। हमारे पास P बड़ा वाला P भी आ गया 100। अब P1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 112 डिग्री 9.8 माइनस P2 की वैल्यू कितनी थी 90, तो कितना आ गया ये 22 डिग्री 9.8। क्या ये बात समझ में आई सबको? एक रेड ट्रायंगल सॉल्व किया हमने, ब्लू ट्रायंगल सॉल्व किया, और इस कॉन्सेप्ट से कि ट्वाइलाइट एंगल निकाला P1 इज ये वाला एंगल माइनस ब्लू वाला एंगल, P माइनस P2। एक की वैल्यू 112.9.8, एक की वैल्यू 90 थी, तो हमारे को ट्वाइलाइट एंगल मिल गया 22 डिग्री 9.8 का। इसको 15 डिग्री से डिवाइड करोगे जब, यानी कि दिस इज P1, कहाँ लिखूं, अगर P1 बाय 15 डिग्री करूं तो ये होता है 22 डिग्री 9.8 डिवाइड बाय 15 डिग्री। तो ड्यूरेशन की वैल्यू आएगी 1 घंटा 28 मिनट 39 सेकेंड। क्या सब लोगों को समझ में आया? किसी को डाउट है प्लीज आस्क मी। आगे सर। ओके सर ये ब्लू ट्रायंगल वाला एक बार वापस बता देना, P2 कैसे है 90? P2 कैसे है? मैंने तो प्रॉपर्टी यूज करी है, तुम चाहो तो नेपियर रूल भी लगा सकते हो। अदरवाइज मैं ये कह रहा था स्फेरिकल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, जब दो साइड 90 की हो, जैसे इसमें दो साइड 90 है, ध्यान से देख, हाँ या ना? यस सर। जब दो साइड 90 की होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट एंगल्स भी 90 के होते हैं। इसका मतलब इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये वाला, इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये वाला। इसका मतलब अगर ये दोनों साइड 90 की हैं तो ये वाला एंगल Z और एंगल P2 भी 90 का होगा। इस हिसाब से हमें डायरेक्ट P2 मिल गया। लिख लो यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल सॉल्व करो। एक क्वेश्चन और दूं? यस सर। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ तुम्हारे को, तो तुम्हारी कंफर्मेशन हो जाएगी। एक सेकंड रुकना जरा, चल कोई बात नहीं। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट, देखो, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट फॉर एन ऑब्जर्वर इन लैटिट्यूड 50 वाला 50 डिग्री नॉर्थ। रिपीट कर। हाँ जी, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट फॉर एन ऑब्जर्वर इन लैटिट्यूड 50 डिग्री नॉर्थ if declination of sun is 21 degree north। 50 और 21 ये वैल्यूज दी है मैंने। अगर चाहो तो इसको वो साइन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। cos P2 इज इक्वल टू cos P माइनस cos X cos Z sin X sin Z, है ना? cos P 90 है तो ये हो गया 0 माइनस 0 डिवाइड बाय X कितना था sin 50, जो भी वैल्यू sin 55, है ना? तो इसकी वैल्यू क्या हुई? ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, तो P2 की वैल्यू क्या आ गई? 90 सीधे ही आ गई, वैसे भी आ गई। अगर किसी को परेशानी आ रही है
3 hours 17 minute 9 second. बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। सर 5 hours 38 minute 10 seconds. नहीं बेटा गलत है, दोबारा चेक कर। ये क्वेश्चन तो बल्कि आसान है, जो पहला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट दिस क्वेश्चन इज इजियर देन द फर्स्ट वन। सर आंसर आ रहा है 3 hours 17 minutes 9 second. बिल्कुल सही है बेटा। Yes sir, 3 hours 17 minutes 9 seconds. ओके वेरी गुड। हाँ जी सबका हो गया। केशव, साहिल, निखिल, विपिन, Yes sir. बेटा हो गया। हाँ सर हो गया। ओके साहिल, निखिल, यस सर, हो गया सर। हो गया। सबका हो गया। तो यहाँ पे ये टॉपिक बंद करता हूँ, खत्म करता हूँ। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट चैप्टर विच इज टाइम चैप्टर। काफी कंफ्यूजिंग चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसकी रिवीजन करा दूं या बाईपास करके आगे बढ़ूं? सर रिवीजन करा दो सर। सर रिवीजन करा दीजिए सर। करा दूं, ठीक है। चलो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं, फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे टाइम चैप्टर की। कहानियों में सुनाऊंगा काफी कुछ चीजें, लॉट ऑफ थिंग्स इन स्टोरीज ओनली। ठीक है सर। ओके सर। 15 मिनट्स। ओके सर, थैंक यू सर।